जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ बाबर यानी कि मुगल एम्पायर का संपूर्ण इतिहास आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं। हम सभी आज इस वीडियो में यह बात करेंगे कि बाबर, उसके बेटे और उसके बेटे और उसके बेटे का पूरा इतिहास क्या रहा है, कैसे बाबर भारत में आया। आज इस इतिहास को मैं आपको एज ए स्टोरी बताने वाला हूँ। कंप्लीट इतिहास अगर आपको आज याद नहीं हुआ तो जो कहिएगा, पूरा इतिहास आज आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आज इस इतिहास को आपको एज ए स्टोरी मतलब एक कहानी के रूप में बताने वाला हूँ। शुरू से सुनिएगा, बाबर से लेकर और जहाँ तक का जो है इनका एम्पायर चला है वहाँ तक के मैं आज के इस वीडियो में वहाँ तक का इतिहास लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बाबर कहाँ का निवासी था, कब उसका जन्म हुआ, उसके पिता कौन थे, ये सारी चीज़ें सबसे पहले जान लिया जाए। तो बाबर का जन्म सन 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर, जिसे उज्बेकिस्तान की भाषा में उज्बेकिस्तानी में टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिसका अगर हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो बाघ होता है। बाबर का जिस सिर्फ मतलब बाघ होता है। इनके बचपन का नाम जो था जहीर अल दिन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीर अल दिन मोहम्मद। और इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये उज्बेकिस्तान के शुरू में निवासी थे। वहाँ पर इनके पिताजी के विरासत के रूप में अगर कहा जाए, इनको एक छोटा सा साम्राज्य मिला हुआ था। ये बहुत ही जो है स्वावलंबी था और बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। उस समय बाबर की इच्छा जो है, इनकी माता और पिता की मृत्यु जो है अल्पकालीन में हो गई। मतलब ये लगभग शायद 10-11 साल के रहे होंगे तब इनकी पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई। इनका जो पालन पोषण हुआ इनके दादी ने ही किया। 11 वर्ष के उम्र में बाबर जो है एम्पायर पर मतलब अपना जो साम्राज्य था उसको संभाला। 11 साल की उम्र से ही बाबर ने अपना साम्राज्य संभाला। उसके बाद में अलग अलग डायनेस्टी पर वो आक्रमण करता रहा और उन्हें कब्जा करने की कोशिश करता रहा। वो बात और है कि बाबर जहां भी आक्रमण करता था उस साम्राज्य को जीत लेता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, बाबर ने गजनी पर आक्रमण किया, बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया। जहां भी बाबर आक्रमण करता था उस डायनेस्टी को जीत लेता था। लेकिन एक ड्रॉबैक इसका यह होता था कि अगर बाबर समरकंद पर आक्रमण करने जाए तो काबुल उसके हाथ से निकल जाए, अगर काबुल पर आक्रमण करने जाए तो गजनी उसके हाथ से निकल जाए, अगर गजनी पर जाए तो समरकंद। मतलब ये जो है एक प्रकार से चक्रव्यूह में फंस चुका था बाबर। वहां पर जब काबुल पर आक्रमण करे समरकंद निकल जाए, समरकंद पर आक्रमण करे गजनी निकल जाए, गजनी पर आक्रमण करे तो काबुल निकल जाए हाथ से। इसी प्रकार से बाबर जो है जहां भी आक्रमण करता था जीत लेता था, लेकिन उसके बाद में अगली डायनेस्टी उसके हाथ से छूट जाती थी। इससे परेशान होकर अंततः उज्बेकिस्तान में बाबर का बहुत कम साम्राज्य बचा। उसके पास एकमात्र ऑप्शन यही था कि वो भारत पर आक्रमण करे। भारत पर उसने पहला आक्रमण किया सन 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में जब उसने आक्रमण किया, बाजौर में पहला उसने आक्रमण किया और वहीं पर सबसे पहली बार बारूद का यूज किया गया। बाजौर में बाबर ने आक्रमण किया, वहीं पर पहली बार बारूद का उसने यूज किया। हालांकि वो बात और है कि बाबर वहां पर विजयी नहीं हो पाया, बाबर लौट गया वापस। उसके बाद भी उसने 4 आक्रमण भारत पर किए, कंटिन्यूअसली 4 आक्रमण उसने भारत पर किए। किसी भी आक्रमण पर भारत में वह विजयी नहीं हुआ। उस समय की बात है जब भारत पर इब्राहिम लोदी, भारत की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठे हुए थे। इब्राहिम लोदी भारत का शासन जो है शासन सत्ता जो भारत की थी इब्राहिम लोदी के हाथों में थी। उधर कुछ डायनेस्टी भारत की जो है टूट चुकी थी, जैसे राणा सांगा और मेदिनी राय लीड कर रहे थे। कुछ समय बाद वो समय आया जब राणा सांगा और मेदिनी राय ने मिलकर बाबर को कहा कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे और आप इब्राहिम लोदी को हटा दीजिए इसकी कुर्सी से, इसको हरा दीजिए और आप जो कुछ आपको लेना होगा धन दौलत वो लेकर आप चले जाइएगा। लेकिन राणा सांगा जी को और मेदिनी राय को यह बात नहीं पता थी कि बाबर वहां पर उसकी ये हालत है कि वो चक्रव्यूह में घिरा हुआ अभिमन्यु है। एक प्रकार से इधर जीतता है तो इधर हार जाता है, इधर जीतता है तो इधर हार जाता है। ये समस्या उसके पास उज्बेकिस्तान में ऑलरेडी थी। इसलिए बाबर ने इन लोगों की मदद लेकर और अगला आक्रमण पानीपत के युद्ध में, यानी कि पहला आक्रमण उसने पहला क्या बता रहा हूं, 4 आक्रमण ऑलरेडी कर दिया था उसने। 5वां आक्रमण जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ सन 1526 ईस्वी में। 1519 में पहला आक्रमण किया था, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया राणा सांगा और मेदिनी राय की मदद से।
लेकिन ये लोग क्या जान चाहते थे कि राणा यहाँ पर बाबर आक्रमण करे, जो कुछ भी लेना हो मतलब धन वगैरह लेके यहाँ से चला जाए, फिर हम लोग अपना शासन जो है यहाँ पर करेंगे भारत में। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। बाबर वहाँ से परेशान था, वो जब इंडिया में एंट्री कर गया और जीतने के बाद वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गया और अब दिल्ली की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा, जब राणा सांगा और मेदिनी राय ने ऐसा कहा कि जो है आप यहाँ चले जाइए, आप यहाँ जो है हम लोगों को कुर्सी सौंपिए, यहाँ की गद्दी जो है हम लोगों को सौंपिए। फिर क्या हुआ कि बाबर तो वहाँ से परेशान हुआ ही था, उसने तुरंत राणा सांगा के खिलाफ खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए। वहीं पर मेदिनी राय जो जी थे, ये तुरंत मतलब इसका राणा सांगा का साथ दे रहे थे। लेकिन अब दो तरफ से युद्ध लड़ना बाबर के लिए मुश्किल था, दो तरफ से बाबर के लिए युद्ध लड़ना बहुत ही मुश्किल का टास्क था। इसलिए पहले उसने राणा सांगा को हराया। राणा सांगा को हराने के बाद सन 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय जी को हराया। उसके बाद में 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, अफगानों से और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब बाबर के 4 बेटे थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि 1526 के युद्ध में जिस समय भारत पर बाबर की विजय हुई थी, उस समय हुमायूं पहली युद्ध एज ए सेनापति, बाबर का सेनापति के रूप में हुमायूं ने पहला युद्ध लड़ा था। अपने जीवन काल का पहला युद्ध हुमायूं ने 1526 ईस्वी में पानीपत के फर्स्ट युद्ध में लड़ा था। क्लियर है ना? ठीक है। बाबर के 4 बेटे थे, कमान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। चारों बेटों में बाबर की मृत्यु, जैसा कि आप सभी को पता है, 1530 ईस्वी में हुई। 1530 ईस्वी में इसका जो कब्र जो है, यानी कि इसको जो दफनाया गया, वो काबुल में दफनाया गया। इसकी जो कब्र आप एक प्रकार से समझिए काबुल में है। तो इसके 4 बेटे थे, कमान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। इसने क्या किया? सबसे बड़ी गलती बाबर के जीवन काल की यही हुई कि इसने अपने साम्राज्य को चारों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। इससे क्या हुआ कि मुगल जो है यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ गए। 4 भाई, साम्राज्य पूरा 4 हिस्सों में बटा, इसलिए मुगल जो है कमजोर पड़ गए। जाहिर सी बात है, कमजोर पड़ ही जाना था। लेकिन अंततः भारत की गद्दी पर बैठा हुमायूं। बाकी उसके और भी साम्राज्य थे ना, जैसे आज के समय पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे करके उधर उधर को और साम्राज्य थे। उसने अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांटा। भारत की गद्दी हुमायूं को मिली। अब हुमायूं जो है अपना शासन करने लगा। हुमायूं 1530 ईस्वी में जब शासन करना शुरू किया, तो उसने अपना सबसे पहला अभियान कालिंजर अभियान किया, जिसमें हुमायूं को सफलता मिली। उसी समय बिहार में जो शासन सत्ता चल रही थी, वो शेरशाह सूरी की चल रही थी। किस समय? जिस समय हुमायूं अपनी गद्दी पर बैठा, उस समय बिहार में शेरशाह सूरी का शासन हो रहा था, चल रहा था। अच्छा, हुमायूं बहुत ही महत्वाकांक्षी बाबर के जैसा यह भी था, इसलिए ये भी पूरे भारत पर विजय पाना चाहता था। इसलिए इसने तुरंत बिहार के लिए गूंज की और आक्रमण करना शुरू किया। लेकिन अब ये लोग जो थे, वो उधर रेगिस्तान वगैरह से आए हुए थे, उज्बेकिस्तान से, उधर पूरा रेत रहता है। तो इन लोगों को बाढ़ के बारे में कोई आइडिया नहीं थी कि बाढ़ भी होती है कोई चीज़। तो जब इन्होंने आक्रमण किया शेरशाह सूरी पर, तो जब तक ये बिहार में पहुँचे, उस समय वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। अब शेरशाह सूरी के जो सैनिक थे, उनको बाढ़ में कैसे लड़ना है, कैसे रहना है, क्या नहीं, सब उनको आइडिया था। लेकिन इनको हुमायूं की सेना को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसलिए हुमायूं जो है, हंसी आ रही थोड़ी इस बात पर कि हुमायूं जो है एक पुल पर खड़ा हुआ था, वहीं से उसने सीधा नदी में छलांग लगा दी, क्योंकि आइडिया नहीं होता है ना कि कहाँ पानी कितना गहरा है। तुरंत सीधा नदी में छलांग लगा दी और बुड़ने लगा, वहाँ पर डूबने लगा। तब जाकर हुमायूं को बचाया सिहाबुद्दीन नामक एक नाविक ने बचाया और इसकी पूरी सेना वापस लौट गई। ये बात है सन 1539 ईस्वी की, जिस समय चौसा के युद्ध में एक पूरी घटना हुई कि जो है हुमायूं नदी में गिर गया, उसे सिहाबुद्दीन नामक एक नाविक ने बचाया और फिर हुमायूं और हुमायूं की पूरी सेना वापस जा रही थी। 1539 के चौसा के युद्ध की पूरी घटना है। उसके बाद में शेरशाह सूरी की पूरी सेना हुमायूं को खदेड़ने लगी, यानी कि पीछे से उसका पीछा किया। अंत में जाकर बहुत ही महान और वीर पुरुष था जो है शेरशाह सूरी। एक घटना मैं आपको शेरशाह सूरी के बारे में बताना चाहूँगा। एक बात आप लोग सुनते होंगे कि या जिसके पास ताकत होती है उसके पास दिमाग नहीं होता है, जिसके पास दिमाग होता है उसके पास ताकत नहीं होती है। या ये इसका सेम अगर कहा जाए, जिसके पास ताकत होती है ज्ञान कम होता है, जिसके पास ज्ञान होता है ताकत कम होती है। लेकिन शेरशाह सूरी इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर था। अब आप सोचिए कि शेरशाह सूरी ज्ञानवान भी बहुत ज़्यादा था, ताकत भी उसके पास बहुत ज़्यादा थी और युद्ध कौशल बहुत अच्छा था।
अंत में जाकर वो बेलग्राम में यानी कि इधर से जो है शेरशाह सूरी हुमायूं का पीछा करते हुए गया। उधर से अब हुमायूं ने क्या कहा कि वहाँ से हम भाग आए हैं, वहाँ बाढ़ थी, यहाँ नहीं है, हम युद्ध करेंगे। तो जाके ये युद्ध जो है बेलग्राम में 1940 में हुआ। वहाँ पर हुमायूं को हार मिली, वहीं से हुमायूं जो है भाग गया। हुमायूं वहाँ से सीधा गूंज कर गया, भाग गया। अब दिल्ली की सल्तनत पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, एक बात आपको अभी और बताऊंगा कि जो शिहाबुद्दीन, आप इसको याद रखिएगा, जिसने हुमायूं को बचाया था, इसे एक दिन का सम्राट बनाया गया है दिल्ली का। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक दिन का सम्राट, और इसने तुरंत तांबे का सिक्का चलवाया था, तुरंत तांबे का सिक्का चलवाया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर हुमायूं जो है यहाँ से भाग गया। हुमायूं बेलग्राम के युद्ध के बाद भाग रहा था। उसने अपनी पत्नी हामिदा बेगम को पीर शाह नामक व्यक्ति के यहाँ छोड़ दिया। वहीं पर उस समय अकबर जो है हामिदा बेगम के पेट में पल रहा था। वहीं पर अकबर जी का जन्म हुआ। अकबर, जो कि अकबर महान बने जोधाबाई की वजह से, अभी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो हुमायूं भाग गया। यहां पर 1945 में शेरशाह की मृत्यु हो गई और अकबर का जन्म भी हो चुका था। जब यह बात जो है हुमायूं तक नहीं पता चली, हुमायूं को यह बात 1955 में जाके पता चली कि शेरशाह की मृत्यु हो चुकी है। तुरंत अब जहां से जो है हुमायूं वहां से चला और आके 1955 में फिर जो है युद्ध जो है दिल्ली में जीत लिया और फिर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा। हालांकि 1556 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। लेकिन इस समय अकबर 13 साल का हो चुका था। अकबर 13 साल का हो चुका था और महज 13 साल की उम्र में अकबर ने दिल्ली की सल्तनत की गद्दी को संभाला। यानी कि बाबर ने 11 साल की उम्र पर अपने पिता से जो विरासत मिली उसकी गद्दी पर बैठा और अकबर 13 साल की उम्र पर उस विरासत को संभाला। हालांकि शुरुआत के 4 सालों में बैरम खान ने बहुत मदद की अकबर की। अकबर जो भी करता था बैरम खान के कहने पर ही करता था। गद्दी पर बैठते ही अकबर को दूसरा युद्ध, पहला युद्ध जो है करना पड़ा, पानीपत का, जिसे दूसरा युद्ध कहा गया, जो युद्ध अकबर और हेमू के बीच में था। हालांकि हेमू को बैरम खान ने मार दिया। बैरम खान के कहने पर ही अकबर जो है शासन करता था। हेमू को बैरम खान ने मार दिया और आते करते सन 1960 में बैरम खान जी की भी मृत्यु हो गई। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम सलीमा बेगम था। उनके एक बेटा भी था, रहीम नाम था जिसका, अब्दुल रहीम खाना जिसको बाद में नाम दिया गया। शुरुआत में उसका नाम रहीम ही था। उस समय कोई दिक्कत वहाँ पे ना हो, जैसे एक विधवा स्त्री, बहुत सी परेशानियाँ उसको सामना करना पड़ता है, बहुत सी परेशानियों का। इसलिए अकबर ने उनको अपनी पत्नी का दर्जा जो है दे दिया, सलीमा बेगम को। अब इसमें बात और आगे क्या हुई कि उसके बाद अकबर जो है महम अनघा, जिसे हम सभी जो मूवी में देखते हैं अकबर जोधा अकबर आता है, उसमें महामंगा कहा जाता है, जिनका एक्चुअल में नाम महम अनघा था। तो महम अनघा के कहने पर 2 साल चला। उसके बाद में 1962 में उसका विवाह जो है जोधाबाई के साथ हुआ, जिनका एक्चुअल में नाम था हरखाबाई। हरखाबाई के आने के बाद अकबर में बहुत सा चेंज आया। अकबर ने जजिया कर, अकबर ने बहुत से ऐसे काम किए जो कि सिर्फ हरखाबाई के कहने पर किया। हरखाबाई बहुत ही कूटनीतिक और दूरदर्शिता थी। उसने जो भी काम अकबर से कहा और करवाया वो वाकई में अकबर को अकबर महान बनाने के लिए पर्याप्त था। अकबर के दरबार में नवरत्न धीरे धीरे करके इकट्ठा हुए। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाना और बहुत से ऐसे नवरत्न वहाँ पर एकत्रित हुए जो वाकई में अकबर के साम्राज्य को बहुत ही अच्छा बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद धीरे धीरे कर अकबर के जो काम थे वो जनता में छाने लगे। जनता में अकबर जो है चहेता उनका बनने लगा। अकबर ने 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप से भी युद्ध किया। उसके बाद में अकबर ने काफ़ी समय तक, यानी कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक वह दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा रहा। बुढ़ा हो चुका था। लोग, मतलब उसका जो खुद का बेटा था जिसका नाम सलीम था, बाद में जाकर जहांगीर उसका नाम पड़ा, जो सलीम था वह भी यह चाह रहा था कि अब पिताजी मुझे गद्दी दे दें। लेकिन जब पिताजी की मृत्यु हुई तब जाकर सलीम जो है उसकी गद्दी पर बैठा, जिसका नाम जहांगीर हुआ।
जहांगीर का पहला जो विवाह हुआ वो मानबाई के साथ हो गया था। मानबाई जो कि जोधा की भतीजी थी, यानी कि हरखाबाई की भतीजी थी, जो यहाँ पर मान सिंह की एक प्रकार से कह लीजिए कि मान सिंह की भी भतीजी, मान सिंह की बहन थी। हाँ, मानबाई मान सिंह की बहन थी। उसके साथ सलीम का पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह सलीम का जो हुआ वह हुआ जगत गोसाई के साथ, लेकिन सलीम जो मोहब्बत करता था वह अनारकली के साथ करता था, इसलिए जगत गोसाई ने आत्महत्या कर ली। एक इसमें और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, एक लेडीज़ थी जिसका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा जिसकी माता का नाम सैमत बेगम था, जो गुलाब से इत्र बनाने के लिए जानी जाती थी। यहीं से धीरे धीरे कर कर उसकी पहचान बढ़ी और जो मेहरुन्निसा थी वो सलीमा बेगम की दासी, एक प्रकार से सलीमा बेगम की सेवा करने के लिए मेहरुन्निसा को रखा गया। सलीमा बेगम की सेवा करते करते जो है सलीम को एक प्रकार से कह लीजिए लव अफेयर में दूसरा विवाह जो सलीम का, दूसरा के तीसरा, क्योंकि पहला विवाह मानबाई, दूसरा जगत गोसाई और तीसरा ये शादी जो हुआ ये मेहरुन्निसा के साथ हुआ। बाद में इसको मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस उपाधि से? नूरजहां की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ आपको और बताया जाए कि जो सलीम था, सलीम यानी कि जहांगीर था, न्यायवादी था। बलि पर इसने प्रतिबंध लगाया, तरह तरह के टैक्स हटाए और लगाए भी। बहुत एक प्रकार से कह लीजिए कि इसने जो जंजीर लगवाई, न्याय का घंटा अगर आप बजाएंगे तो आपको इस दरबार से न्याय जरूर मिलेगा। अब ये जो है जब इससे इसका विवाह हुआ, यानी कि नूरजहां जब बाद में इसका नाम रखा गया, ये सलीम को अपने कब्जे में, जो कहती थी सलीम वही करता गया, जहांगीर वही करता गया, नूरजहां जो कहती थी वही करता था। लेकिन पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम सलीम का बेटा था। बाद में इसका नाम जाके, खुर्रम का बाद में नाम जाके शाहजहां पड़ा। खुर्रम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था, इसीलिए जो मेहरुन्निसा थी यानी कि नूरजहां थी, इसकी एक भतीजी थी जिसका नाम था अजुमंद बानो। क्या नाम था? अजुमंद बानो। अजुमंद बानो से नूरजहां ने कहा कि आप जाइए और जो है खुर्रम को लव अफेयर में फंसा लीजिए, और सिंपल वही हुआ। तुरंत वह अजुमंद बानो वहाँ से गई। उस समय खुर्रम जो है दक्षिण भारत जीतने को लिए निकला हुआ था। वहीं पर जाकर 1611 में सलीम की शादी हुई नूरजहां से, और सन 1612 ईस्वी में खुर्रम की शादी हो गई अजुमंद बानो से। अजुमंद बानो को बाद में उसका नाम मुमताज़ रखा गया, जिसके नाम पर आप सभी को पता है ताजमहल जो है बनवाया गया। मुमताज़ उसी के नाम पर जो है रखा गया। उसमें मुमताज़ से शादी करने के बाद, यानी कि शाहजहां जब मुमताज़ से उसने शादी की, उसके बाद जो है वह मुमताज़ के कहने पर चलने लगा, और अंततः उसने अपने पिता से विद्रोह कर दिया और अपने माता और पिता यानी कि जहांगीर और नूरजहां दोनों को बंदी बनवा लिया और खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। हालांकि कुछ समय बाद सलीम यानी कि जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसके बाद में शाहजहां और मुमताज़ के टोटल 14 बच्चे हुए, यानी कि 12 + 2 14 बच्चे हुए, जिसमें से 7 मर गए। चूँकि उस समय मेडिकल इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, मेडिकल में बहुत सी कमियां उस समय हुआ करती थी। 7 बच्चे मर गए, 7 टोटल जिंदा बचे। 7 में से 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। 4 बेटे में औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और शाहजउद्दौला था। ये चारों बेटों में बाद में इस खुर्रम की मृत्यु के बाद अगली गद्दी जो है वो औरंगजेब को मिली, और औरंगजेब ने अपनी पत्नी के नाम पर बीबी का मकबरा बनवाया। उसके बाद में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद में फिर जहादर शाह, और धीरे धीरे कर लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय में औरंगजेब यानी कि बाबर का पूरा एम्पायर ख़त्म हुआ, और इस एम्पायर पर अगला जाकर कब्जा हुआ अंग्रेज़ों का। सिंपल बात समझ पा रहे हैं? शाह आलम के समय ही अंग्रेज़ों का इस पर कब्जा हो चुका था। शाह आलम द्वितीय के समय जब याद कीजिए बंगाल विभाजन के बाद मीर कासिम सीधा शाह आलम से मदद मांगने दिल्ली आए थे। उसी समय शाह आलम और मीर कासिम और सिजाउद्दौला तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था, जिसमें वो लोग पराजित हुए, जिसे बक्सर का युद्ध नाम दिया गया सन 1764 ईस्वी में। उसी समय ये लोग टोटल जो है पराजित हो गए। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार इन लोगों ने कर ली, और अंत में बहादुर शाह द्वितीय के बाद कोई शासक नहीं बना। अंग्रेजों ने कंप्लीटली अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये था मुगल एम्परर का इतिहास, और बाबर के शुरू से लेकर अंत तक बाबर के कैसे कैसे पूर्वज और किस प्रकार से क्या क्या हुआ, ये सारा इतिहास आप सभी ने जाना होगा। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।